हेलो क्लास 10th। तो हम फिर से आ गए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए है। इनकी बुक है शतज भाग 2 और इसके गद्य खंड का अध्याय है हमारा एक कहानी यह भी, जो जिसकी राइटर है मनु भंडारी। जो मनु भंडारी की खुद इनका संस्मरण है जो हमारे सामने रखा गया है। हमने ये पूरा संस्मरण पढ़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इस पूरे संस्मरण में लिखी हुई हैं। तो इन सारे चीज़ों से याद जाने की बात है कि बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो इन बहुत सारे क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस हम लेकर आए ताकि आपकी प्रिपरेशन हम करा सकें। यानी कि उन बहुत सारे क्वेश्चंस में से कुछ मेन क्वेश्चंस हम चुनकर लाए हैं जो एक्सपेक्टेड है कि आपसे पूछे जा सकते हैं आगे आने वाले सेशन में। तो तैयार रहिए, हम लेकर आ चुके हैं इन क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, मनु भंडारी की मां त्याग और धैर्य की पराकाष्ठा थी, फिर भी लेखिका के लिए आदर्श ना बन सकी, क्यों? क्योंकि जो उनका आदर्श जो चीजें थी वो सब मजबूरी के कारण थी। उनका खुद का एक व्यक्तित्व उन सारी चीजों में कहीं खो कर रह गया था। जबकि मनु भंडारी अपने एक व्यक्तित्व का निर्माण कर रही थी, इसलिए उसे अपनी माँ को वो एक आदर्श नहीं बना पाई। लेखिका मनु भंडारी की मां त्याग और धैर्य की पराकाष्ठा थी। त्याग व परिश्रम की मूर्ति थी, फिर भी वह लेखिका की आदर्श ना बन सकी। क्योंकि लेखिका को अपनी मां को चुपचाप हर बात को मान लेना, पिताजी की किसी भी बात का विरोध न करना, अपने लिए कोई आवाज न उठाना, परिवार के लिए अपनी इच्छाओं का दमन कर अपने को उनकी इच्छाओं के लिए स्वाहा कर देना लेखिका के व्यक्तित्व के विपरीत था। लेखिका उस समय की सक्रिय युवती थी जो हर अनैतिकता के खिलाफ खड़ी होती थी। यानी कि कहीं भी कुछ गलत है तो उसमें तुरंत ही उसके सामने खड़ी हो जाया करती थी कि नहीं ये गलत है। जुलूस व हड़तालों में भाग लेती थी। वह उत्साह और ओज से भरी आज़ादी के लिए लड़ने वाली युवती थी। उन्हें अपनी माँ का दब्बूपन व अत्याचार का विरोध करना कभी पसंद नहीं आया। यानी कि उन्हें ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। यही कारण था कि वो कभी भी अपनी माँ को अपना एक आदर्श नहीं बना पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भंडारी की ऐसी कौन सी खुशी थी जो 15 अगस्त 1947 की खुशी में समा कर रह गई? उनके इस जो आंदोलन की वजह से उनकी 3rd ईयर की क्लासेस सस्पेंड कर दी गई थी और फिर उन्होंने इसके लिए बहुत जद्दोजहद करी और 3rd ईयर की क्लासेस जब दोबारा बहाल की गई तो उसी टाइम जो है हमारे देश की आज़ादी हो गई। तो जो दोबारा क्लासेस जो चालू करी गई उसकी खुशी जो है वो देश की आज़ादी की खुशी में कहीं समा कर रह गई थी। तो देखिए क्या है, मनु भंडारी ने 1947 के आंदोलन में जो वो उत्साह के साथ भाग लिया, हड़तालों, जुलूसों और प्रभात फेरियों में जोश के नारे लगाए, उनके जोशीले भाषण की ये ताजगी हुई। मई 1947 में उनकी अध्यापिका शीला अग्रवाल को अनुशासन भंग करने के आरोप में कॉलेज से निकाल दिया गया, जिसका विरोध सभी विद्यार्थियों व लेखिका ने भी किया। 3rd ईयर की कक्षाएं बंद कर दी गई, पर लड़कियों ने इतना हुड़दंग मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में कॉलेज फिर से खोलना पड़ा। यानी कि उनकी क्लासेस फिर से लगानी पड़ी। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 को मिलने वाली आज़ादी के बीच लेखिका का कॉलेज पुनः खुलवाना और आज़ादी के लिए स्वतंत्र रूप से सभी बंधन तोड़ने की खुशियां आज़ादी पाने की खुशी में समाकर रह गई। तो वो जो इनकी खुशी थी कॉलेज को दोबारा खोलने की, वो उसी टाइम देश आज़ाद हुआ तो वो उसी में समाकर रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भंडारी के पिता की कौन कौन सी विशेषताएं अनुकरणीय हैं? ऐसी कौन सी जो विशेषताएं हैं जिनका हम अनुकरण कर सकते हैं? मनु भंडारी के पिता एक विरोधाभासी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उनकी अनेक विशेषताएं अनुकरणीय हो सकती हैं। वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे और अपने बच्चों की भावनाओं को समझते थे। वे शिक्षा के प्रति अत्यंत जागरूक थे। वे इसके प्रसार के लिए घर में 8-10 बच्चों को शिक्षित करने का दायित्व खुशी से निभाते थे। तो मतलब शिक्षित करना है, क्योंकि उस समय शिक्षा का इतना प्रसार नहीं था, लोगों को शिक्षा का इतना महत्व नहीं पता था। तो इस तरीके से वो काफ़ी बच्चों को खुद पढ़ाते थे। तो ये एक बात है जो हम सीख सकते हैं। उनकी देश प्रेम की भावना अनुकरणीय थी। वे चाहते थे कि मनु उनके घर में आए दिन होने वाली राजनीतिक पार्टियों का हिस्सा बने। तो वो देश के लिए भी सक्रिय थे और उस प्रेम को वो दिखाते भी थे।
यश पाने के इच्छुक थे और विशिष्ट बनकर जीना चाहते थे, उनके लिए प्रयासरत भी रहते थे। तो वो प्रसिद्धि पाना चाहते थे, कोशिश करते रहते थे इसके लिए। तो हमें भी ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए। हम अगर सफल बनना चाहते हैं तो हमेशा प्रयासरत रहना होगा। उनके द्वारा बेटी के अच्छे कार्यों व भाषण आदि पर गर्व करना, देश के प्रेम के प्रति अग्रसर करना भी अनुकरणीय है। तो उन्होंने अपनी बेटी के जो कार्य हैं उनको सराहा भी और अपनी बेटी को इसकी तरफ जो है अग्रसर भी किया। तो ये सारी बातें जो है उनकी अनुकरणीय हैं, जिन्हें हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला अग्रवाल जैसी प्राध्यापिका किसी भी विद्यार्थी के जीवन को कैसे संवार सकती है? तो देखिए, ये एक ऐसी प्राध्यापिका है कि उन्होंने सिर्फ जो है, जो हमारी पढ़ाई या सिलेबस में है, हमें सिर्फ उतना नहीं पढ़ाया, उसके आगे जीवन की बहुत तरीके, तौर तरीके, साहित्य, इन सभी और देश की में प्रचलित गतिविधियों में शामिल होने को भी सिखाया। तो एक विद्यार्थी को अगर ऐसी प्राध्यापिका मिल जाए तो उसका सर्वोन्मुख विकास संभव है। लेखिका की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी केवल विषयगत ज्ञान देने वाली शिक्षिका नहीं थी, बल्कि एक सच्ची मार्गदर्शिका थी। उनकी प्रेरणा ने लेखिका के अंदर एक अद्भुत आत्मविश्वास भर दिया था। उन्होंने लेखिका को जीवन में सही निर्णय लेकर बाधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना सिखाया। उनके पदचिन्हों पर चलते हुए वे सामाजिक आंदोलनों एवं गतिविधियों में भाग लेकर उन दक्यानुसी घरेलू बंधनों को तोड़ने में कामयाब रही, जिन्हें तोड़ना उन दिनों न केवल उनके लिए बल्कि हर लड़की के लिए बेहद मुश्किल काम था। अतः कहा जा सकता है कि प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी जैसी अध्यापिका किसी भी विद्यार्थी के जीवन को संवार सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर वो पॉजिटिव चीजें थी, वो जो अपने विद्यार्थियों को देती थी। देश की स्वतंत्रता आंदोलन में मनु भंडारी की भागीदारी के दो उदाहरण देने हैं। उन्होंने किस तरीके से देश के आंदोलन में भागीदारी की थी, कैसे अपना योगदान दिया था, ये आपको बताना है। सिर्फ 2 पॉइंट में ही बताना है, ज्यादा नहीं एलिब्रेट करना। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में मनु भंडारी ने सक्रिय रूप से भाग लिया। देश में आज़ादी के पहले जगह जगह आज़ादी पाने के लिए प्रभात फेरियां निकलती, हड़तालें होती और जुलूस निकलते, जो मनु भंडारी उसमें बढ़कर हिस्सा लेती थी। तो ये सभी हमारे देश के लिए करती थी। तो आंदोलन, भाषण, ये सभी कुछ वो किया करती थी। लेखिका स्कूल कॉलेज में कक्षाएं छोड़कर सभी विद्यार्थियों को इकट्ठा कर देश प्रेम के नारे लगाती। मनु भंडारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर जोशीला भाषण भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भंडारी के लेखनीय व्यक्तित्व निर्माण में शीला अग्रवाल की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो वो लेखकीय व्यक्तित्व यानी कि उन्होंने लेखन कार्य जो शुरू किया, इसमें शीला अग्रवाल जी का कितनी भागीदारी रही, कितना योगदान रहा। लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके साथ की गई लंबी बहसों ने लेखिका को साहित्य समझने की दृष्टि प्रदान की। शीला जी ने उनके अंदर देश की भावना प्रबल रूप से जगाई। देश की गतिविधियों में उन्हें सक्रिय रूप में भागीदार बनाने में अहम भूमिका निभाई। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने उनकी रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। वह नारे लगाती, हड़तालें करती, लड़कों के साथ जुलूसों में साहस के साथ हिस्सा लेती थी। तो ये सारी चीजें जो उन्होंने की ना, उन्होंने उनके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं हद तक साहित्यिक रूप हो, चाहे वो देशभक्ति, देश से संबंधित हो, दोनों ही रूपों को निखारने का काम किया। भाई साहित्य पहले मनु भंडारी पढ़ती थी, लेकिन एक साहित्य और एक अच्छा साहित्य दो अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। तो शीला अग्रवाल जी ने उन्हें उस अच्छे साहित्य से पहचान कराई, उस अच्छे साहित्य को पढ़ने की आदत डाली, जिसकी वजह से उनके अंदर लेखन कार्य का भी एक हुनर बहुत अच्छे से जागा। अगला प्रश्न है, मनु भंडारी की मां को किन गुणों की दृष्टि में आदर्श मां कहा जा सकता है? लेखिका उन गुणों को अपना आदर्श क्यों न बना सकी? तो देखिए क्या है, लेखिका मनु भंडारी की मां एक आदर्श मां थी क्योंकि उनमें निम्नलिखित गुण थे। वे धरती के समान धैर्यवान महिला थी, यानी कि उनके अंदर बहुत ही पेशेंस था। वे पिताजी द्वारा की गई सभी जातियों को चुपचाप सह लेती थी, बात को आगे ना बढ़ाती और घर में ही शांति बनाए रखती थी।
वे अपने सभी कर्तव्यों को तन मन से पूरा करती, बच्चों की हर उचित अनुचित मांगों को पूरा करने की हर संभव कोशिश करती। जैसे एक माँ होती है, बच्चे जो मांगे तो हम कोशिश करते हैं कि पूरी उन कोशिशों को किया जा सके। वे एक सीधी साधी कम इच्छाएं रखने वाली महिला थी। उन्होंने अपने लिए कभी किसी से कुछ न मांगा। लेखिका इन गुणों को अपना आदर्श इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि उन्हें माँ द्वारा इस प्रकार हर जातियों को सहना, अपने अधिकारों के प्रति आवाज ना उठाना, जरूरत से ज्यादा सहनशील व धैर्यवान होना कभी अच्छा न लगा। वह माँ के समान एक दब्बू व्यक्ति जीवन नहीं जीना चाहती थी। लेखिका एक स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। तो वो एक आदर्श माँ जरूर थी, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से परिवार में होम कर दिया। पति और बच्चे, वो अपना अपना एक व्यक्तित्व निकाल के कभी नहीं रख पाई। जिसने जो कहा वो माना, उनकी अपनी सोच नहीं, वो क्या चाहती है उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं, इसलिए वो कभी भी उनको अपना एक आदर्श नहीं बना पाई। मनु भंडारी के पिता के व्यक्तित्व में संवेदनशीलता भी थी और अहमवादिता भी। उदाहरण देकर इस कथन की पुष्टि कीजिए। संवेदनशीलता यानी कि दूसरे को लेकर हम जो एक दर्द अपने में महसूस करें, वो चीज़ उनके अंदर थी, बिल्कुल थी। और साथ ही साथ अहमवादिता यानी कि उनके अंदर थोड़ा घमंड भी था। ये आपको बताना है। मनु भंडारी के पिता एक विरोधाभासी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। बहुत बड़े आर्थिक संकट और अपनों के द्वारा दिए गए विश्वासघात से वो बुरी तरह टूट गए थे। एक तरफ तो वो बेहद कोमल और संवेदनशील थे, उन्हें अपनी पुत्री का रसोई में काम करना पसंद ना आता। वे सोचते कि लड़कियों को भी राजनीति में सक्रिय योगदान देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उनकी अहमवादिता और सामाजिक दबाव उसे लड़कों के समान बाहर जुलूस निकालने, हड़ताल करने से रोकने की कोशिश करता था। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की इच्छा उन्हें संवेदनशील बनाती है, तो अपनी पत्नी पर जातियां करना उनका अहम प्राप्ति कराता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या देखा कि वो लड़कियों के पढ़ाने लिखने आगे बढ़ने पर दिखा रहे थे, तो वो संवेदनशीलता थी वहाँ पर, ठीक है। जो उस समय के समाज में लड़कियों को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाता था, वो उन्होंने मौका दिया था। लेकिन अपनी पत्नी के वजूद को वो कभी नहीं समझ पाए, पत्नी की इच्छाओं को नहीं समझ पाए, उन पर अपना क्रोध निकालना, अपना अहम साबित करना, ये उनका काम था। तो ये उनके अहमवादिता को भी दिखाता है और दूसरी तरफ उनके संवेदनशील पहलू के भी दर्शन कराता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनु भंडारी के जीवन में शीला अग्रवाल के योगदान पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो हमें किस पे करना है? हमें शीला अग्रवाल का जो योगदान रहा उस पर करना है। मनु भंडारी के जीवन में शीला अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे उनकी हिंदी प्राध्यापिका थी। उनके साथ की गई लंबी बहसों ने लेखिका को साहित्य समझने की दृष्टि प्रदान की। उन्हें साहसी और आत्मविश्वासी बनाने में भी शीला जी का योगदान रहा। उन्होंने ही मनु के अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल रूप से जगाई थी। देश की गतिविधियों में उन्हें सक्रिय रूप से भागीदार बनाने में सहायक बनी थी। शीला जी की जोशीली बातों ने उनकी रगों में बहते खून को लावा में बदल दिया था। उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने नारे लगाना और जुलूस निकालने का कार्य आत्मविश्वास से किया था। मनु के प्रभावशाली भाषण देने में कहीं ना कहीं शीला जी का प्रभाव था। तो जिस तरीके से वो सक्रिय हुई आगे, तो इसमें कहीं ना कहीं किसी का जो साथ था वो था शीला जी का, कि मनु जी आगे बढ़े। मनु के व्यक्तित्व में उनकी प्राध्यापिका की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो अगर मनु के हम व्यक्तित्व को देखना चाहें तो हमें साफ तौर से उसमें शीला अग्रवाल जी का बहुत प्रभाव दिखाई देता है। लेखिका मनु भंडारी को साधारण से असाधारण बनाने में शीला अग्रवाल की भूमिका पर प्रकाश डाली है। भाई, वो मनु भंडारी एक साधारण सी कन्या थी, लेकिन उनके अंदर आत्मविश्वास भरना, ये काम शीला अग्रवाल जी ने किया। शीला अग्रवाल जी ने उन्होंने साहित्य ज्ञान देकर जहां उनके ज्ञान की वृद्धि करी, जिसकी वजह से वो आगे चलकर एक लेखिका बनी, वहीं देशभक्ति, देश के प्रति प्रेम को भरकर उनके अंदर एक जोश भी भरा, क्योंकि वो यंग थी, तो वो जोश भी उनके अंदर आया कि वो अपने देश के लिए कुछ कर गुजरे।
लेखिका मनु भंडारी को साधारण से असाधारण बनाने में उनकी हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके साथ की गई लंबी बहसों ने लेखिका को साहित्य समझने की दृष्टि प्रदान की। अनेक महत्वपूर्ण लेखकों को पढ़ने का सुझाव देकर शीला जी ने मनु के चिंतन और मनन को संवारा। यानी कि बहुत ही फेमस राइटर्स उन्हें पढ़ने के लिए दिए कि आप इनको पढ़िए, देखिए इनकी सोच क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं। उन्हें साहसी और आत्मविश्वासी बनाया। उन्होंने ही असाधारण क्षमता का परिचय कराते हुए लेखिका को देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी। उस समय जिस समय लड़कियों के अंदर इतना विश्वास नहीं होता था, उनके अंदर इतना आत्मविश्वास भरा कि वो देश के लिए भी खड़ी हो गई थी। उनकी जोशीली बातों से ही लेखिका के रगों में खून लावा में बदल गया। उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने हड़तालें की, नारे लगाए, जुलूस व प्रभात फेरियां निकाली और चौक पर प्रभावशाली भाषण दिया, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। उचित ही है कि शीला अग्रवाल जी ने मनु के व्यक्तित्व को निखार कर खरा सोना बना दिया था। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी कि लेखिका ने आस पड़ोस कल्चर के महत्व को कैसे समझाया है। महानगरों के निवासी उस कल्चर से वंचित क्यों हैं। तो पड़ोस कल्चर का तात्पर्य तो आप यहाँ समझ रहे हो ना, कि हमारे आस पड़ोस, जब हमारे आत्मीय संबंध हमारे पड़ोसियों से इस कदर हो कि हमारा जो घर का आधा समय है वो उनके पास बीते, तो इस तरीके से हम उनको बोलते हैं हम पड़ोस कल्चर। तो आजकल के महानगरीय शहरों में जहां हम फ्लैट्स में रह रहे हैं, ये पड़ोस कल्चर शायद ना के बराबर होता चला जा रहा है। एक कहानी यह भी कि लेखिका ने यह समझाया है कि पड़ोस कल्चर मनुष्य के जीवन में अहम भूमिका रखता है। मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति पड़ोस के कारण ही उत्पन्न होती है। आपसी मेल जोल, सहयोग की भावना, सद्भावना, सहानुभूति, भाईचारा, यह सब पड़ोस कल्चर की ही देन है। स्वयं लेखिका इस पड़ोस कल्चर की देन है। उनकी कहानियों के पात्र उनके पड़ोस के वे लोग हैं। तो आगे चलकर मनु भंडारी एक लेखिका के रूप में फेमस हुई, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी। अब ये कहानियां उनके पड़ोस के पात्रों से ही बहुत ज़्यादा प्रेरित थी, इसलिए वो फेमस हुई। तो एक तरीके से मनु भंडारी को मनु भंडारी एज अ राइटर बनाने वाले इनके पड़ोसी ही थे, जो सहज भाव से उनकी कहानियों में उतरते चले गए। उनके समय में परिवार की सीमा संपूर्ण पड़ोस तक जाती थी, यानी कि सिर्फ ये नहीं कि परिवार घर की चार दीवारी में, उनके पड़ोस में भी वो सीमाएं जाती थी। परंतु आधुनिक जीवन में अत्यधिक व्यस्तता के कारण महानगरों के फ्लैट में रहने वाली संस्कृति में परंपरागत पड़ोस कल्चर को खंडित कर दिया है, क्योंकि आजकल हम लोग एक मशीनी जीवन जीते हैं। तो उसने क्या किया है, पड़ोस कल्चर को एक तरीके से खत्म कर दिया है। बच्चों को पड़ोस कल्चर से अलग करके उन्हें अत्यधिक संकीर्ण, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। महानगरों के निवासी अकेलेपन की पीड़ा से ग्रसित हैं। परिवार में रहते हुए भी उनकी स्थिति बंद कमरे तक सीमित हो गई है और व्यस्त जीवन ने उन्हें आपसी मेलजोल, संवेदनात्मक अनुभूति और परस्पर सहृदयता की भावना से वंचित कर दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके का जीवन आजकल हम लोग जी रहे हैं, उसमें हमारे पड़ोसी क्या सोचते हैं या उनके यहाँ क्या हो रहा है, उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। इवन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है हमें ये तक नहीं पता होता है। तो ये आजकल की फ्लैट संस्कृति ने पड़ोस कल्चर को पूरी तरीके से ख़त्म करके रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भंडारी अपने व्यक्तित्व में उभरी कुंठाओं और ग्रंथियों को पिता की देन क्यों कहते हैं। मनु भंडारी के अंदर बहुत सारी जो है ना, कहते हैं कुंठा, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं कि दूसरों को देखकर जो है अपने आप को कमतर समझना, जो है वो सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं पिता की देन मानती हैं। ऐसा क्यों? देखिए, उनको उनकी बड़ी बहन से बहुत कंपेयर किया जाता था। उनकी बड़ी बहन बहुत गोरी और सुंदर थी, तो वो कंपेयर करने की वजह से उनके अंदर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया कि हम कुछ है नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इस तरह का एक दब्बूपन उनके अंदर कहीं ना कहीं विकसित हो गया था। लेखिका के पिताजी के व्यवहार ने बचपन में ही लेखिका के मन में यह हीन भावना की ग्रंथि पैदा कर दी थी कि वह काली है। उनके पिताजी को गोरा रंग पसंद था, इसलिए लेखिका से 2 वर्ष बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से उनके पिता उनकी तुलना किया करते थे और सुशीला की ही प्रशंसा किया करते थे। पिताजी के इस व्यवहार ने लेखिका के मन में हीन भावना की ग्रंथि पैदा करती थी।
मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने के उपरांत भी लेखिका इस कुंठा से उभर नहीं पाई। तो जो कुंठा बचपन में उनसे भरी हुई थी, वो आज इतनी प्रसिद्ध लेखिका होने के बाद भी उनके अंदर विद्यमान है, वो उससे उभर नहीं पाई है। इतना ही नहीं, पिताजी के शक्की स्वभाव के कारण लेखिका को बड़े होने पर अपने अंदर हीनता नजर आने लगी, जिसके कारण वह खंडित विश्वासों की पीड़ा झेलती रही। उनके भीतर अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा को महसूस करने लगी। वास्तव में ये कुंठाएं ग्रंथियां पिता की ही देन थी। तो पिताजी ने जो अपने जीवन में अपनों से जो विश्वासघात खाया था, इसकी वजह से वो एक शक्की व्यक्ति बन गए थे, किसी पर विश्वास नहीं करते थे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी लेखिका के अंदर भी आई। इसीलिए ये जो सारी चीज़ें लेखिका की आई, तो ये पिता की ही देन वो मानती हैं। शीला अग्रवाल की मनु भंडारी को घर की चारदीवारी से बाहर निकलने को प्रेरित करना और पिताजी का घर के दायरे में रखना, इन दो दबावों में लेखिका कैसे जूझती थी, स्पष्ट कीजिए। अब लेखिका कॉलेज जाएं तो शीला अग्रवाल के संपर्क में आए तो उनसे कहा जाए कि आजकल के समय में लड़कियों के लिए आगे निकलना है, बढ़ना है, देश में लिए लड़ना है, ये सारी बातें होती थी। घर में रहते तो पिताजी कहते ठीक है, तुम्हारे लिए सब जानना तो ज़रूरी है, लेकिन एक्टिव होना ज़रूरी नहीं है। तुम्हारी चार दीवारी मतलब इस घर के बाहर तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है, जो करना है घर के अंदर करो। तो ये दो विरोधाभास स्थितियां थी उनके सामने। तो इनसे हमारी लेखिका किस तरीके से जूझती थी। लेखिका के पिता के अनजाने अनचाहे व्यवहार ने लेखिका हीन भावना एवं कुट्ठा से ग्रसित हो गई थी। वे उसे घर की चारदीवारी में रखकर देश और समाज के प्रति जागरूक तो बनाना चाहते थे, परंतु इसकी भी एक निश्चित सीमा थी। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी आंदोलनों में भाग ले या सड़क पर हड़तालों इत्यादि में शामिल हो। लेखिका और उनके पिताजी ने सदैव वैचारिक टकराहट रही। लेखिका जब प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के संपर्क में आई, तब वह इस चार दीवारी से बाहर निकलने को प्रेरित हुई कि ठीक है, जो पिताजी ने दायरे डिसाइड किए हैं, मुझे उससे बाहर निकलना है। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस सब में सक्रिय भाग लिया। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने उसे देश के लिए सक्रिय होकर काम करने के लिए प्रेरित किया और फिर यह सिलसिला जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया। शीला अग्रवाल के निर्देशन को पाकर उनकी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी भी रही। तो पिताजी का जो एक दायरा बना था, उस दायरे में वो तब तक रही जब तक शीला अग्रवाल के संपर्क में नहीं आई। शीला अग्रवाल के संपर्क में आते ही वो उस दायरे से बाहर हो गई। यानी कि उन्होंने पिताजी की जो सोच थी वो उनको तब तक सही थी जब तक उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। बाहर की दुनिया उनको दिखाई शीला अग्रवाल जी ने, और उनके संपर्क में आते हुए उन्हें लगा कि नहीं, इन चार दीवारों के बाहर भी हमारे लिए बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या, जब ये सारी चीज़ें हुई तभी घर में टकराहट भी शुरू हुई, वैचारिक टकराहट जिसे कहते हैं। तो ये एक चीज़ें थी जिसको वो पूरा एक सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ती जा रही थी। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी आत्मकथ्य की लेखिका को बचपन में घर की सीमा से बाहर जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? क्या लड़कियों के लिए अभी भी वही स्थिति है? देखिए, पहले लड़कियों के लिए जो स्थिति थी, आज वो स्थिति नहीं है। पहले लड़कियों के दायरे सीमित थे, आज लड़कियां हर क्षेत्र में कार्यरत हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ये एक कहानी यह भी आत्मकथ्य की लेखिका को बचपन में घर की सीमा से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उस समय की पारिवारिक एवं सामाजिक मान्यताएं ऐसी थी कि लड़कियों को घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था। यद्यपि उस समय घर की सीमा परिवार से हटकर पड़ोस और मोहल्ले तक फैली थी। मतलब घर की सीमा ये नहीं थी कि सिर्फ घर की चारदीवारी, पड़ोस तक आप जा सकते हो, ये चीज थी। तो घर की कहाँ था, पड़ोस भी जाना है। पड़ोस और मोहल्ला परिवार का ही एक अभिन्न अंग हुआ करता था, परंतु उसके बाहर लड़कियों के लिए कोई इजाजत नहीं थी। आज स्थितियां बदल गई हैं। पड़ोस और मोहल्ले की परंपराएं आज समाप्त हो गई हैं। अधिकांश लोग फ्लैटों में रहने लगे हैं। आजकल लड़कियों के लिए बाहर जाने की कोई बंदिश नहीं है। वे कहीं भी जा सकती हैं, किसी भी स्तर पर खेल खेल सकती हैं। उनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भाग लेना उनकी योग्यता पर निर्भर करता है। उनके लिए स्थान या क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है। यहाँ तक कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में वह भाग ले सकती हैं एवं कार्य कर सकती हैं। तो जो पुरानी स्थितियां से उससे अब वर्तमान यानी कि आधुनिक समय की स्थितियों में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। अगला प्रश्न है,
एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका ने आस पड़ोस के महत्व के विषय में जो विचार प्रकट किए हैं, आज के महानगरीय प्रवेश में उनकी प्रासंगिकता पर विचार करिए। उनके पड़ोस में क्या होता था कि भाई बगल में जाकर बैठ गए, दुख दुख बांट लिया, घर में डांट पड़ने की चिंता है तो जाकर पड़ोस में बैठ गए। ये सारी चीजें इन्होंने अपने इस आत्मकथन में बताई भी हैं। तो आज के समय में ये परिवेश में पॉसिबल है या नहीं है? ठीक है, लेखिका ने आस पड़ोस के महत्व को बताया है कि लोग आपस में सुख दुख बांटते थे तथा घर की सीमा मोहल्ले तक फैली हुई थी, यानी कि घर हम लोग मोहल्ले के जो लोग थे उनसे बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड थे। अर्थात लोग एक दूसरे के घर खूब आया जाया करते थे। उनके संबंधों में स्नेह व विश्वास था। आज की महानगरीय संस्कृति में आस पड़ोस के लिए कोई स्थान नहीं है। लोग अपने घरों तक सीमित होकर रह गए हैं। लोगों का परस्पर प्रेम, उनकी सुरक्षा, उदारता, सामाजिकता सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो गई है। तो मतलब क्या है, आज हम खाली अपने घरों में, हमारी घर की चार दीवारी ही हमारी बॉर्डर रेखा है। पड़ोस से हमारा मतलब ये नहीं कि पड़ोस, जैसे पड़ोस तक घर की चार दीवारी होती थी वो चीज़ अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है। ये पुराने समय में हुआ करता था। आजकल की महानगरियों में जो ये फ्लैट संस्कृति हमारे सामने उभर कर आई है, उसमें इन सब चीज़ों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। तो यहाँ खत्म हुए इस अध्याय के हमारे सभी प्रश्न। प्रश्न तो हमने खत्म कर दिए, लेकिन अभी हमारे गद्य खंड के और अध्याय बाकी हैं। लेकिन जो भी मैं ये क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ध्यान से देखिए ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो इसी तरीके और भी क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ जल्दी ही आपके पास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।